अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 और नाम है चैप्टर नंबर 2 का एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है बाबा, तो कोशिश करूंगा इससे जो फर्स्ट लेक्चर है हमारा चैप्टर नंबर 2 का, इसमें कुछ बेस के बारे में आपको ज़्यादा बता दूं, ताकि जो हिस्ट्री है एटम की, एटम का नाम कहाँ से है, कौन कौन से साइंटिस्ट थे, किस तरीके से एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ना वो उसकी थ्योरी डेवलप हुई। तो हम बेस पे भी कुछ ज़्यादा काम करेंगे और स्पेशली हम इसमें काम करेंगे कौन सा के जो है ना वो हिस्ट्री ऑफ द एटम या एटॉमिक थ्योरी। तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 2। सेव कर लें आप इसको। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गया है। अब इंशाल्लाह स्पीड भी लगाएंगे, कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप बच्चों के लिए अपलोड करूँ। तो बच्चों, ग्रीक के दो फिलासफर्स थे, एक ल्यूसिफस था और दूसरा डेमोक्राटस। 440 BC में इन्होंने ये कहा था कि एटम इज़ कम्पोज्ड ऑफ इनविजिबल, जो हमें नज़र ना आए। ठीक है बाबा, तब तो माइक्रोस्कोप भी नहीं थी। इंडिविजिबल और इनफाइनाइट नंबर ऑफ द बिल्डिंग ब्लॉक्स, जिन्हें वो क्या कहते थे, एटमोस। तो याद करें कि एटम ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है और वो जो वर्ड था वो एटमोस था। अच्छा, एटमोस की अगर हम टर्मिनोलॉजी करें, एटमोस की लफ्ज़ी मीनिंग क्या होती है, तो ए मीन्स नॉन, टो मीन्स कट। माना ऐसा बहुत ही छोटा पार्टिकल जिसे ज़्यादा और हम कट ना कर सके, सब डिवाइड ना कर सके और छोटा क्लासीफाई ना कर सके। माना वो जो ग्रीक वाले थे वो थ्योरेटिकली हमें ये बताते थे, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं करते थे, मोस्टली उनका जो काम एम्पेरिकल या थ्योरेटिकल था। तो उन्होंने हमें कहा कि जो मैटर इज कंपोज्ड ऑफ अ वेरी माइन्यूट वेरी टाइनी पार्टिकल्स, उन्हें वो एटमोस कहते थे। क्लियर बाबा? तो वो कहते थे कि एटम से कोई और छोटा पार्टिकल नहीं हो सकता। ये ओल्ड कॉन्सेप्ट है हमारा एटॉमिक थ्योरी के बारे में। तो दिस एंशिएंट आइडिया वाज बेस्ड ऑन द फिलोसॉफिकल रीजनिंग और साइंटिफिक रीजनिंग पे डिपेंड नहीं करता था। जैसे मैंने आपको कहा कि ग्रीक वालों का जो काम था मोस्टली ज़्यादातर वो एम्पेरिकल था, वो एक्सपेरिमेंट्स कम ही करते थे। क्लियर बाबा? तो मोस्ट ऑफ, अच्छा, एक और दूसरा भी साइंटिस्ट था, एरिस्टोटल। तो उस दौर के जो फिलासफर्स थे उन्होंने ये कहा कि चलो ये तो बात ठीक है कि एटमोस है, मगर वो ज़्यादातर एरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट को बिहेव कर जो है ना वो फॉलो कर रहे थे। तो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट क्या था मेरे बच्चों के, मैटर इज कम्पोज्ड ऑफ 4 एलिमेंट्स, अर्थ वाटर एयर एंड फायर। तो जो पूरी अर्थ है ना, ये जो मेन एलिमेंट्स है, जो कंपोनेंट्स है, वो ये 4 ही हैं, अर्थ वाटर एयर एंड फायर। तो ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा चला और ये कॉन्सेप्ट हमें किसने दिया था, ये हमें कॉन्सेप्ट दिया था मेरे बच्चों एरिस्टोटल ने। और इन्होंने ये कहा था कि दे सेड दैट डिफरेंट एटम्स विद डिफरेंट कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस डिफरेंट टाइप्स ऑफ द मैटर। तो वो मैटर कभी सॉलिड बन जाता है, कभी लिक्विड बनता है, तो कभी गैस बनता है। क्लियर? अब इससे जो बेहतर अच्छा काम हुआ वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। एटम नाउ अडेज का मकसद ये कि अच्छा काम शुरू होना हो गया एटम का। तो इन द 19th सेंचुरी, अर्ली जो 19th सेंचुरी थी, जैसे 1803 में जॉन डाल्टन था, उसने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, उसने एक बात ये बताई कि जो है ना वो एटम तो है, छोटा तो है, मगर इससे ज़्यादा कोई और छोटा नहीं हो सकता। जैसे ग्रीक वालों ने कहा था ना कि एटम को हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते, तो जॉन डाल्टन ने भी यही बात कंटिन्यू की। The scientist John Dalton noticed that chemical substances seem to be combined with each other by a basic unit. He called these units as atoms. तो एटम्स को अब हमने कन्वर्ट कर दिया किस लैंग्वेज में, एटम्स में। तो इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया हमें, जॉन डाल्टन में 1803 में, जिसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी भी करके पढ़ते हैं। ठीक है बाबा? जॉन डाल्टन put on the atomic theory that matter is composed of indivisible particles called atoms। तो याद करो, जॉन डाल्टन ने ये थोड़ी कहा था कि एटम कैन बी सब डिवाइडेड इनटू इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन या मोर देन द 100 पार्टिकल्स। तो डाल्टन ने भी ये कहा था कि एटम इंडिविजिबल है, इसे हम और सब डिवाइड नहीं कर सकते। ये एक पॉइंट है, इसको याद कर, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम कह सकते हैं एटम छोटा तो है, मगर द स्मॉलेस्ट नहीं। मतलब वी कैन से दैट एटम इज अ स्मॉलर पार्टिकल। छोटा है, नो डाउट, एटम बहुत छोटा होता है। तो एटम इज द स्मॉलर बट नॉट द स्मॉलेस्ट, क्योंकि इससे भी और छोटे पार्टिकल्स बाद में डिस्कवर हुए। जैसे हमारे बुक में भी लिखा हुआ है कि मोर देन हंड्रेड्स, उनमें से 3 जो है वो फंडामेंटल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो एटम इज नॉट द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे ग्रीक वाले कहते थे या जॉन डॉल्टन ने कहा था, बट अ स्मॉलर यूनिट और बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। क्लियर बाबा? तो स्मॉल हो सकता है, स्मॉलर हो सकता है, मगर द स्मॉलेस्ट एटम के लिए हम यूज अब नहीं कर सकते। नाउअडेज एटम कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू मोर देन 100 पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, पॉजिट्रॉन, मीज़ॉन्स, हाइड्रोन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। तो ये सारे एटम के पार्टिकल्स होते हैं। ये एटम से छोटे होते हैं साइज में। ठीक है बाबा?
अब इन सब में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिन पे एटम की पूरी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं, वो तीन होते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं, जिनको आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। अमंग दीज 100 पार्टिकल्स देयर आर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम, जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं। तो ये भी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लें। जॉन डाल्टन वाली पॉइंट को मैं रिपीट कर रहा हूँ। जॉन डाल्टन ने भी ये कहा था कि एटम इज इंडिविजिबल, इस पॉइंट को याद कर। अच्छा, जैसे मैंने आपको कहा मेरे बच्चों, ओनली इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंसीडर्ड टू बी द फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एन एटम। माना जो भी अगर आप एलिमेंट उठाओ तो उस एलिमेंट के अंदर आपको तीनों पार्टिकल्स से नजर आएंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अच्छा, वाहिद एक और एक एलिमेंट है, जैसे हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर 118 एलिमेंट्स है, 118, उनमें से जो फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास, जिसे हम हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है बाबा, इस बात को गौर से सुनिएगा। तो हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटॉन, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो हाइड्रोजन का जो फर्स्ट आइसोटोप है, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, एटॉमिक मास भी 1 है। तो मास नंबर 1 में से एटॉमिक नंबर माइनस करेंगे, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। तो ये 0 हमें क्या बताता है? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो वाहिद आइसोटोप हाइड्रोजन का प्रोटियम है, ऐसा एटम है प्रोटियम, जिसके पास तीनों फंडामेंटल पार्टिकल्स मुकम्मल पूरे नहीं है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। बाकी 118 एलिमेंट्स जितने भी हमारे सारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर, उनके जितने भी एटम्स हैं, उन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, प्रोटॉन भी है और न्यूट्रॉन है। तो अगर कोई आपसे पूछे कि विच एटम या विच एलिमेंट डज नॉट कंटेन कंप्लीट 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो आप कहोगे आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन, जिसे हम प्रोटॉन कहते हैं। So these fundamental particles play an important role for the determination of physical and chemical properties of elements. क्लियर बाबा? तो एटम छोटा है, स्मॉल है, स्मॉलर है, मगर द स्मॉलेस्ट नहीं है। सेव कर लें, शाबाश। अच्छा, ये वही बात है, जो सेंट्रल पार्ट एटम का होता है उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। जो प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स होते हैं, बाहर जो रिंग्स बनी हुई है, इन्हें शेल, ऑर्बिट या एनर्जी लेवल कहते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स कैन नेवर बी एट रेस्ट, ये याद करें। तो न्यूट्रॉन के ऊपर नो चार्ज है, पार्ट ऑफ अ न्यूक्लियस। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, पार्ट ऑफ द न्यूक्लियस। वाइल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है सराउंड द न्यूक्लियस। और कहाँ पे मोस्टली रिवॉल्व करता रहता है इलेक्ट्रॉन? प्रेजेंट इन द शेल, या उसे हम ऑर्बिट भी कहते हैं या एनर्जी लेवल भी कहते हैं, जो फिलहाल यहाँ पे 4 हमारे बुक में, जबकि 7 तक होते हैं, KLMN 4, OP एंड Q। ठीक है बाबा, अब चलते हैं। देखो ना, जिससे मैंने आपको कहा फंडामेंटल पार्टिकल्स हमारे पास 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इनमें से भी इनको भी हमने थोड़ा कैटेगराइज किया हुआ है। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स कौन से होते हैं और कंपोजिट पार्टिकल्स कौन से होते हैं, ये एक नया टॉपिक है, फेडरल लेवल का है, भले आप इसको देख लीजिएगा। तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स माना ऐसा फंडामेंटल पार्टिकल जो किसी और छोटे पार्टिकल का नहीं बना। क्लियर बाबा, याद कर लें। जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल, तो इलेक्ट्रॉन किसी और छोटे पार्टिकल्स का नहीं बना हुआ, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्री पार्टिकल। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि MCQ अगर आ जाए कि डैश इज द एलिमेंट्री पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑल ऑफ दिस, तो आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रॉन। क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये एलिमेंट्री पार्टिकल्स नहीं होते मेरे बच्चों, ये कंपोजिट पार्टिकल्स होते हैं, क्योंकि ये खुद क्वार्क्स के बने हुए हैं। अब क्वार्क्स क्या होते हैं? वो भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से भी छोटे और पार्टिकल्स हैं, जिन्हें हम क्वार्क्स कहते हैं, और क्वार्क्स आपस में मिलकर हमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स देते हैं। क्लियर बाबा? तो एलिमेंट्री पार्टिकल्स क्या हुए? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और किसी पार्टिकल का नहीं बना हुआ। तो फंडामेंटल पार्टिकल्स दैट आर नॉट मेड अप ऑफ स्मॉलर अदर पार्टिकल्स आर कॉल्ड एलिमेंट्री पार्टिकल्स। इन तीनों में से जो हमारे पास यहाँ पे, दैट इज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स। अब आ जाते हैं कंपोजिट पार्टिकल्स की तरफ। तो अगर MCQ ऐसे आ जाए कि डैश इज या आर कंपोजिट पार्टिकल्स, नंबर 1 इलेक्ट्रॉन, नंबर 2 प्रोटॉन, नंबर 3 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर डी प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो आप ऑप्शन नंबर डी को टिक करेंगे, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों कंपोजिट पार्टिकल्स है। क्यों? ये और छोटे पार्टिकल्स के बने हुए हैं, जिन्हें हम कहते हैं क्वार्क्स। तो कंपोजिट पार्टिकल्स की डेफिनेशन यहाँ पे है कि फंडामेंटल पार्टिकल्स मेड अप ऑफ अदर स्मॉलर पार्टिकल्स, मानिए ये खुद और पार्टिकल्स के बने हुए हैं, एलिमेंट्री नहीं है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर कंपोजिट पार्टिकल्स, याद कर लें, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स। क्वार्क्स भी क्या होते हैं? ये भी छोटे पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, क्वार्क्स आर द स्मॉलेस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर, जैसे मैंने आपको कहा इलेक्ट्रॉन जो एटम है ना, एटम ये मोर देन 100 पार्टिकल्स हैं। तो इन सब से जो छोटे में छोटा पार्टिकल है वो कौन सा होगा? आप कहेंगे क्वार्क्स। ठीक है बाबा? तो क्वार्क्स आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग इंटरएक्टिव फोर्सेस।
अच्छा देखो ना, जब प्रोटॉन या न्यूट्रॉन के अंदर क्वार्क्स मौजूद होते हैं तो उन क्वार्क्स को एक फोर्स होता है जो इंटरेक्ट करता है, कंबाइन कर लेता है। उस अट्रैक्टिंग फोर्स को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? हम कहते हैं ग्लूऑन्स। एक याद करें कि डैश अट्रैक्ट फोर्स इज प्रेजेंट अमंग द क्वार्क्स इन प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स। तो उस फोर्स का आप नाम याद करो, ग्लूऑन्स। अगर न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के भी, ये सिर्फ प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में, ये सिर्फ न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में ग्लूऑन्स होते हैं। एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन अगर दोनों न्यूक्लियस में मौजूद है तो वहाँ पे कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होगा? उसे हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स इज अमंग द प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, जबकि जो है वो ग्लूऑन फोर्स इज बिटवीन द प्रोटॉन्स या बिटवीन द न्यूट्रॉन्स। क्लियर बाबा? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय न्यूक्लियर फोर्सेस। एक नया टॉपिक है, थोड़ा सिलेबस से बाहर है, मगर इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप इसको याद कर लो क्योंकि एंट्री टेस्ट में तो हम विद फुल प्रिपरेशन जाएंगे। जहाँ से भी एमसीक्यूज आ जाए हम कोशिश करेंगे कि उसको अच्छे तरीके से अकॉर्डिंगली सॉल्व करें। तो शाबाश, सेव करने की स्लाइड इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये जैसे मैंने आपको कहा कि प्रोटॉन्स आर मेड अप ऑफ क्वार्क्स, ठीक है बाबा। अच्छा, अगर हम यहाँ पे देखें मेरे बच्चों कि ये जो प्रोटॉन है इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है, न्यूक्लियस में मौजूद होता है, इसके पास 3 क्वार्क्स होते हैं, 2 अप वाले, एक डाउनवर्ड वाला। अच्छा, न्यूट्रॉन है ना, न्यूट्रॉन, इसमें भी 3 क्वार्क्स होते हैं, एक अप क्वार्क होता है और 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं। तो क्वार्क्स के 2 टाइप्स होते हैं, अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स। अच्छा, ये न्यूक्लियस, इसमें प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स, ये शेल होता है जिसमें मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली रिवॉल्व करते हैं, कभी रेस्ट में नहीं आते। इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती, न्यूट्रल पार्टिकल होता है। न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होती है और ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। वाई वाई एन एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल? क्योंकि आप कोई भी एटम ले लो, तो मैंने ऐसा एटम जो ना किसी को इलेक्ट्रॉन्स दे ना ले, मीन्स नो लॉस अगेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो उसके पास। तो याद करो, अ न्यूट्रल एटम शुड कंटेन ऑलवेज सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो जब एक न्यूट्रल एटम होता है तो उसके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उतने उसके पास प्रोटॉन्स होते हैं। अब अगर इलेक्ट्रॉन्स 10 है तो -10, अगर प्रोटॉन 10 है तो +10, तो -10 + 10 इज इक्वल टू 0, कैंसिल हो गया। और न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज होती नहीं, तो इसीलिए ओवरऑल एन एटम इज न्यूट्रल because it contains same number of opposed charges। 10 इलेक्ट्रॉन तो 10 प्रोटॉन, 15 इलेक्ट्रॉन तो 15 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज वैसे नहीं होती। अच्छा, ये वो ये कि अगर ये मैटर है हमारा, ठीक है बाबा, जैसे हम कहते वाटर है, कोई भी मैटर उठा लो, इसका मॉलिक्यूल मैटर इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, ठीक है। अब एटम्स के 2 पोर्शंस होते हैं, न्यूक्लियस और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स। और जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट होता है मेरे बच्चों, उन्हें हम शेल ऑर्बिटल एनर्जी लेवल कहते हैं और उनमें कंटिन्यूसली इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो ये है रिप्रेजेंटेशन एटम की। सेंट्रल पार्ट इज न्यूक्लियस, में क्या होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होती। जब प्रोटॉन 3 क्वार्क्स का बना हुआ है, न्यूट्रॉन भी 3 क्वार्क्स का बना है। प्रोटॉन में 2 अप क्वार्क्स होते हैं, एक डाउन, जबकि न्यूट्रॉन में एक अप होता है और 2 डाउन क्वार्क्स होते हैं। क्लियर बाबा? अब यहाँ पे शेल है, शेल में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ पे होता है मेरे बच्चों? शेल या ऑर्बिट में, और ये कंटिन्यूसली रिवॉल्व करता है। अच्छा, बात को रिपीट कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स, जबकि प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स आर कंपोजिट पार्टिकल्स, क्योंकि ये खुद किसके बने हुए हैं? क्वार्क्स के। देखो कंपोजिशन में यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स किसी और का नहीं बना हुआ, तो इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट। इलेक्ट्रॉन के अंदर कोई और दूसरा स्मॉलेस्ट पार्टिकल नहीं है। तो ये क्या था? हिस्ट्री ऑफ द एटम, बेसिक्स ऑफ द एटम, कैसे इसके ऊपर नाम आया, एटम के जो फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये थोड़ा थारोली पढ़ा रहा हूँ, डीप डिटेल में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब हम करेंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। चलो, इस एमडीकेट में तो सिर्फ प्रोटॉन का जिक्र है, मगर ऐसे भी हो सकता है कभी प्रोटॉन को इलेक्ट्रॉन के साथ कंपेयर करें या प्रोटॉन को न्यूट्रॉन के साथ कंपेयर करें। तो मैं चाहूँगा कि मैं आप बच्चों को सिर्फ प्रोटॉन नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों एक साथ इन डिटेल में अच्छे तरीके से यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। अच्छा, कुछ और भी फोर्सेज होते हैं पार्टिकल्स के, जैसे बोसॉन्स होते हैं, इनका काम क्या होता है? फिजिकल फोर्सेस क्रिएट करना। फर्मियंस का काम क्या होता है? कि किसी भी मैटर को मेडअप करना, ठीक है बाबा। हार्डोन्स का काम क्या होता है? कि ये कंपोजिट पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एमसीक्यू ऐसे बन सकता है कि फोटॉन्स आर डैश, बोसॉन्स, फर्मियंस या हार्डोन्स। तो आप क्या कहोगे मेरे बात बच्चों? बोसॉन्स। अगर ग्लूकॉन्स की हम बात करें तो क्या है ये भी बोसॉन्स है, क्योंकि जब मैंने आपको कहा ना, ग्लूकॉन्स ये क्या होते हैं? अट्रैक्टिव फोर्सेज होते हैं अमंग द क्वार्क्स, जो बनाते हैं प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स, क्वार्क्स क्या होते हैं? फर्मियंस। ये इनके एग्जाम्पल से भले आप याद कर लें। वही बात रिपीट हो रही है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन इज इटसेल्फ एन एलिमेंट्री पार्टिकल, जबकि प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कंपोजिट पार्टिकल्स,
दैट कंसिस्ट ऑफ अदर स्मॉलर एलिमेंट पार्टिकल, जिन्हें हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, क्वार्क्स कहते हैं। क्लियर? सेव करने इसको, शाबाश। अच्छा, हिस्ट्री ऑफ द एटम में लास्ट स्लाइड है ये, कि कैसे स्टार्ट हुआ फ्रॉम द डेमोक्रेटस, जो ग्रीक वाले थे, फिर जॉन डाल्टन आया 1803 में, फिर जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था। अच्छा, थोड़ा मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ, आगे डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो जे थॉमसन ने 2 बड़े काम किए थे। इसने सबसे पहले ये किया था कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, और इसने EM जो वैल्यू है ना, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो भी इसने कैलकुलेट किया था। अर्नेस्ट रदरफोर्ड, इसने भी बहुत ज़बरदस्त काम किए थे। अच्छा, अगर मैं आपको कहूँ सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन के बारे में एविडेंस हमें आया था, वो था अपना गोल्ड स्टीन, गोल्ड स्टीन, ठीक है बाबा, याद करें, यूजिन गोल्ड स्टीन, ठीक है। तो किन बुक्स में से लिखा जाता है कि प्रोटॉन्स वर डिस्कवर्ड बाय डैश? अगर ओल्ड कॉन्सेप्ट में जाए 19th सेंचुरी में 1886 में जाए, तो वहाँ पे यूजिन गोल्ड स्टीन था, जिसने प्रोटॉन को डिस्कवर नहीं किया था, उसने केन आर रेस को डिस्कवर किया था, पॉजिटिव पार्टिकल्स को। मगर जो अच्छे तरीके से जो प्रोटॉन्स है, जिसने कहा कि हर न्यूक्लियस में ये प्रोटॉन पाया जाता है, या जिसे हाइड्रोजन न्यूक्लियस भी कहा था, वो था अर्नेस्ट रदरफोर्ड। तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने भी 2 बड़े काम किए थे। कौन सा? डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। जो नाम जो रखा ना प्रोटॉन, वो भी इसने ही रखा था, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। तो जे थॉमसन ने 2 काम किए थे, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज टू मास रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। आज जाओ अर्नेस्ट रदरफोर्ड की तरफ, इसने भी 2 बड़े काम किए थे, या ही डिस्कवर्ड एंड नेम द प्रोटॉन, और मेरे बच्चों इसने दूसरा न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था, बहुत ज़बरदस्त काम था इसका। नील बोर, इसने एनर्जी लेवल शेल के बारे में बताया था हमें, ठीक है। रदरफोर्ड के एक कॉन्सेप्ट था कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो अपनी एनर्जी क्लासिकल फिजिक्स के मूजब लूज करके न्यूक्लियस में टकराएगा। तो रदरफोर्ड ने कहा कि, नील बोर ने कहा कि सर ऐसे नहीं होगा, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी इमिट आउट करेगा। तो E1 टू E2 या E2 टू E1 ग्राउंड से एक्साइटेड ग्राउंड में जब ट्रांजिशन होगी इलेक्ट्रॉन्स की, तो वहाँ पे लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। जबकि अगर एक इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड शेल या ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसकी कभी भी एनर्जी चेंज नहीं होगी। फिर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई, जहाँ से हमें 3D मॉडल मिला एटम का। हम डिटेल में पढ़ेंगे इंशाल्लाह, शेल क्या होगा, सब शेल क्या होता है, ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, आगे क्वांटम नंबर्स में। तो क्वांटम नंबर्स की जो मोस्टली हमें इंफॉर्मेशन मिली थी ना, वो श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन की मिली थी, जो 1 डायमेंशन और 3 डायमेंशन में होती है। तो मेरे बच्चों, ये था क्या, इंट्रोडक्शन टू एटम, एटॉमिक थ्योरी, बेसिक्स ऑफ एटॉमिक थ्योरी। जो एटम के पार्टिकल्स होते हैं उनके बारे में डीप डिटेल में मैंने पढ़ाने की कोशिश की, ठीक है मेरे बच्चों। ये साइज़ होती है किसी एटम की, न्यूक्लियस की, प्रोटॉन्स की, क्वार्क्स की, इलेक्ट्रॉन्स की। तो इनकी साइज़ क्या है, उनके वैल्यूज़ भले आप याद कर लें, हो सकता है कि डिटेल्स में। एटम की साइज़ क्या होती है, नियरली इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर, न्यूक्लियस 10⁻12 सेंटीमीटर। इससे छोटा और क्या होता है, न्यूट्रॉन 10⁻13 सेंटीमीटर। और इससे और छोटा कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉन या क्वार्क। क्वार्क्स भी क्या होते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल्स होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स भी खुद किसी और पार्टिकल के नहीं बने ना मेरे बच्चों, तो इनकी भी साइज़ बहुत कम होती है। तो नियरली क्वार्क और इलेक्ट्रॉन की साइज़ सेम है। तो अगर हम साइज़ की बात करें मेरे बच्चों, तो 10⁻16 इलेक्ट्रॉन बहुत कम, क्वार्क्स की भी बहुत कम है, और सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो एटम हेवी, कुछ बिगर इन साइज, स्मॉलर, और सबसे जो स्मॉलर होते हैं वो कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एंड क्वार्क्स। उम्मीद है कि आप बच्चों ने कुछ ना कुछ सीखा होगा इस लेक्चर से। इसके बाद हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जो बहुत ज़बरदस्त टॉपिक, जानदार टॉपिक होगा हमारा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स बाय विलियम क्रूक्स डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। और इंशाल्लाह हम कमिंग लेक्चर में करेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। तो मैं आपको दोबारा बताना चाह रहा हूँ कि मेरे बच्चों, सिर्फ हम प्रोटॉन्स नहीं पढ़ेंगे, मैं आपको इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन डिटेल में पढ़ाऊँगा, ताकि अगर इनके रिलेशनशिप में से भी कोई MCQ बने तो इंशाल्लाह वो आप बच्चों से मिस ना हो। अगर आपको बात समझ में आ रही है तो काइंडली डू लाइक, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, ताकि जो जो वीडियोस मैं अपलोड करूँ आप बच्चों के लिए जिस टाइम पे, तो आपका भी फ़ायदा हो। और जो वो स्टूडेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी भी अकेडमी को जाना, या कोई और मसला हो रहा है, या वो गर्ल्स जिनको बाहर जाने में कोई रुकावट हो रही है, तो इस यूट्यूब चैनल से सरफराज गेन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह जुलाई तक आपका पूरा फर्स्ट ईयर यहाँ पे मैं अपलोड कर दूँ कोर्स इंशाल्लाह, इस MD कैट प्रिपरेशन का। थैंक यू बाबा, अल्लाह हाफिज़।